हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने क्या मध्य प्रदेश का इतिहास स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमारा क्या मध्य प्रदेश में मौर्य काल भी कंप्लीट हो गया था और लास्ट लेक्चर में हमारा क्या मौर्योत्तर काल गुप्त काल कंप्लीट हो गया था, है ना। गुप्त काल का हमने गुप्त वंश के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया था। और उससे पहले हमने गुप्तोत्तर काल मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ा। उससे पहले हमने मौर्य वंश के बारे में पढ़ा। आज हम क्या जो गुप्तकालीन हमारे क्या मंदिर रह गए थे, अभिलेख के बारे में तो हमने क्या कल ही पढ़ लिया था, कल के लेक्चर में। आज क्या जो गुप्त काल के मंदिर है, प्रमुख मंदिर, उसके बारे में पढ़ते हैं ना। जैसे तिगवा का विष्णु मंदिर है ना। तिगवा में क्या है, विष्णु मंदिर है, जो कि कहाँ पे, जबलपुर में। तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि विष्णु मंदिर कहाँ पर है, तिगवा का, तो जबलपुर में है। और भूमरा का शिव मंदिर कहाँ पे, नगौर कहाँ पे, सतना में, है ना। और पार्वती मंदिर कहाँ पे, नचना कोठार, अजयगढ़। अजयगढ़ ये आपका कहाँ पर आएगा, पन्ना के अंतर्गत आएगा। कहाँ पे, पन्ना में आएगा, है ना। और बौद्ध मंदिर कहाँ पे, सांची रायसेन में, है ना। और शिव मंदिर कहाँ पे, खो नगोद में। कहाँ पे, खो नगोद में, है ना। ये भी कहाँ पे आपका, सतना में ही आता है ना, सतना जिले के अंतर्गत आता है। तो ये क्या है, गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर है ना। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, गुप्तोत्तर युग देखेंगे, जिसमें प्रमुख मध्य प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से वंश है, इसके बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या, ओलिकर वंश। ओलिकर वंश मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। डायरेक्ट ये भी पूछ सकते हैं कि मालवा नाम देने का श्रेय किसको जाता है। तो मालवा नाम देने का श्रेय किसको जाता है, ओलिकर को जाता है ना। ओलिकर वंश के शासकों को जाता है मालवा नाम देने का श्रेय। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो जो ओलिकर वंश है वो कहाँ पर था, दसपुर में था। कहाँ पर, दसपुर में था। और दसपुर कहाँ पर है, आधुनिक मंदसौर, है ना। दसपुर किसको बोलते हैं, आधुनिक मंदसौर। तो डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दसपुर किसको कहते हैं। तो दसपुर किसको बोलते हैं, आधुनिक मंदसौर को बोलते हैं ना। इसके संस्थापक कौन थे, ओलिकर वंश के, तो नरवर्मन थे। कौन थे, नर। इससे पहले भी कुछ शासक थे, पर जो प्रमुख है, अगर इनको संस्थापक बोलते हैं तो किसको बोलते हैं, नरवर्मन को बोलते हैं ना। और मालवा नाम देने का श्रेय भी किसको जाता है, ओलिकर को। ये बहुत ज्यादा, एक तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही आपका, और एक यहाँ से दसपुर को क्या बोलते हैं, आधुनिक मंदसौर को बोलते हैं ना। और प्रथम कौन है, नरवर्मन, है ना। प्रथम कौन है, नरवर्मन। उसके बाद क्या, विश्ववर्मन आए। उसके बाद फिर बंधुवर्मन आए। और उसके बाद जो सबसे प्रतापी शासक थे, कौन थे, यशोवर्मन। कौन थे, यशोवर्मन। जो ओलिकर वंश के सबसे प्रतापी अगर शासक की बात करें तो यशोवर्मन। इनके समय क्या, जो तोरमान और मिहिर कुल का आगमन हुआ था, है ना। तोरमान और मिहिर कुल कौन थे, जो हूण थे, है ना। तो हूणों का आगमन कहाँ पे हुआ था, सागर में हुआ था। मध्य प्रदेश के कहाँ पे, सागर तक आ गए थे तोरमान और मिहिर कुल। किसके समय, यशोवर्मन के समय कहाँ पे आ गए थे, मध्य प्रदेश के सागर में, है ना। और जो मंदसौर शिलालेख है या अभिलेख है, उसमें क्या, जो यशोवर्मन द्वारा क्या, जितेंद्र, है ना, नराधिपति, राजधिराज और परमेश्वर की क्या उपाधि धारण की है। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जितेंद्र राजधानी जितेंद्र उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी, नराधिपति उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी, राजधिराज उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी, और परमेश्वर किसके द्वारा धारण की गई थी। तो यशोवर्मन द्वारा धारण की गई उपाधियां है ना, ये प्रमुख, है ना। और इसके बाद जो हूण आगमन की जानकारी हमें मुख्य रूप से किस अभिलेख में मिलती है, तो ग्वालियर अभिलेख में। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत सागर तक जो हूण आगमन हुए थे, उसकी जानकारी किससे मिलती है, तो ग्वालियर अभिलेख। अगर हम इसको इंडियन हिस्ट्री में देखें तो हूणों का आगमन किसके समय हो गया था, जो मौर्य वंश के शासक है, मौर्य वंश के शासन स्कंदगुप्त के समय प्रारंभ हो गया था। किसके समय हुआ था, स्कंदगुप्त और भानुगुप्त के समय हुआ था। किसके समय, स्कंदगुप्त और भानुगुप्त के समय जो हमारे भारत में है, हूणों का आगमन हो गया था। और मध्य प्रदेश में किसके अंतर्गत हुआ था, ये यशोवर्मन के समय हुआ था, जो कि किस वंश के शासक थे, ओलिकर वंश के शासन थे ना।
और हम अन्य जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत गुप्तोत्तर युग में अन्य वंश थे, छोटे छोटे वंश, उसमें ज़्यादातर आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। या तो आपसे प्रथम पूछ सकते हैं, प्रथम शासक कौन था, या तो आपसे अंतिम शासन पूछ सकते हैं, या तो कहाँ इनका शासन था, और जो अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुए, है ना। तो डायरेक्ट जो सेल वंश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। सेल वंश कहाँ पे, जो जानकारी है रघोली बालाघाट से मिलती है। रघोली अभिलेख है जो कि बालाघाट में है ना। और जो सेल वंश है वो कहाँ पे था, महाकौशल में सेल वंश था, है ना। महाकौशल में सेल वंश था। महाकौशल किसको बोलते हैं, वर्तमान के जबलपुर को महाकौशल बोलते हैं ना। और ये कब था, 8वीं शताब्दी में इसका शासक था। कौन सी, 8वीं सदी में इसका शासन था, किसका, सेल वंश का, है ना। अगर हम इसके प्रथम शासक की बात करें तो प्रथम शासन कौन था, नरेश सिंह वर्धन। कौन था, नरेश सिंह वर्धन इनका प्रथम शासन था। उसके बाद पुदुवर्मन था, उसके बाद जयवर्धन। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि पुदुवर्मन, उसके बाद जयवर्मन, और बस प्रथम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नरेश सिंह वर्धन, और अंतिम कौन है, श्रीवर्धन। कौन है, प्रथम है नरेश सिंह वर्धन और अंतिम है श्रीवर्धन, है ना। और बाकी जो अभिलेख है उसके बारे में पूछ सकते हैं कि रघोली अभिलेख किस वंश से संबंधित है, तो सेल वंश से संबंधित है, जो कि कहाँ पे, बालाघाट में। और इसका जो सेल वंश का शासन कहाँ पे था, तो महाकौशल में था। और महाकौशल वर्तमान में क्या है, जबलपुर। और कहाँ, किस सदी में था, 8वीं सदी में, है ना। उसके बाद परिव्रांजक वंश कहाँ पे था, मध्य प्रदेश के अंतर्गत बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या था, परिव्रांजक वंश था। और इसकी राजधानी किसको बनाई थी, पन्ना को बनाई गई थी। किसको बनाई गई थी, पन्ना को बनाई गई थी, है ना। और अगर इसके प्रथम शासक की बात करें तो हस्तिन इनके प्रथम शासक थे। और अंतिम अगर शासन की बात करें तो संजोग। कौन थे, संजोग, है ना। तो डायरेक्ट आपसे बस प्रथम पूछेंगे और अंतिम पूछेंगे, है ना। तो हमें ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, ना तो हमें इसकी ज़रूरत, ना तो हमें मेंस में कभी पड़ेगी, ना ही हमें प्री में पड़ेगी, है ना। तो प्रथम शासन कौन है, हस्तिन है, और अंतिम शासन कौन है, संजोग है ना। और इसके जो अभिलेख है वो कहाँ से मिले, खो सतना से मिले, है ना। खो सतना से मिले और पन्ना से मिले, है ना। डायरेक्ट आपसे अभिलेख पूछेंगे, प्रथम पूछेंगे और अंतिम पूछेंगे, और कहाँ पर इनका शासन था, तो कहाँ पर था, बुंदेलखंड। और राजधानी क्या बनाई थी, पन्ना बनाई थी। उसके बाद पांडुवंश कहाँ पे था, मेकाल में था। मेकाल के अंतर्गत, अमरकंटक के अंतर्गत इनका शासन था, किसका, पांडुवंश का। और इनके अगर प्रमुख शासन की बात करें तो उदयन इनका शासन था। और प्रमुख अगर अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए तो रीवा से प्राप्त हुए। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। परिभ्रांजक वंश, सेल वंश ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, ओलिकर और सेल वंश। उसके बाद मोखरी वंश कहाँ पे था, असीरगढ़ में था। कहाँ पे था, असीरगढ़ में था। और यहाँ पे कौन थे प्रमुख शासक, सर्ववर्मन, है ना। और हमारे क्या अभी एक दो वंश और छोटे छोटे रह गए, तो हम यहाँ हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद हम क्या, कलचुरी वंश के बारे में पढ़ेंगे, है ना। कलचुरी वंश के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद चंदेल वंश के बारे में पढ़ेंगे, परमार वंश के बारे में, है ना। या तो हम जो हमारे 3 वंश है वो देख भी लेंगे, या तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में ही हम इसको कंप्लीट करेंगे, है ना। बाकी हमारे जो भी है गुप्तोत्तर काल में ओलिकर वंश भी हमने पढ़ लिया, है ना। सेल वंश भी पढ़ लिया, परिव्रांजक वंश भी पढ़ लिया, पांडु वंश और मोखरी वंश, है ना। तो ये हमारे कितने, 5 वंश ये आज हमने कंप्लीट कर लिए। हमारे 2-3 वंश और बचे हैं, जिसमें क्या वर्धन वंश बचा है, और बल्लभी और राष्ट्रकूट, है ना। राष्ट्रकूट वंश बचा है हमारा। और उसके बाद बल्लभी पढ़ना है हमको, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी हम इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेंगे कि प्रथम कौन था और अंतिम कौन था, और मध्य प्रदेश के अंतर्गत इसका शासन कहाँ पे था। और वर्धन वंश के बारे में पढ़ लेंगे कि वर्धन वंश के प्रथम शासक कौन थे, अंतिम कौन थे, और इनके अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए, और इनका शासन मध्य प्रदेश के अंतर्गत कहाँ कहाँ था। नेक्स्ट हम देखेंगे बल्लभी का मैत्रक वंश। ये कहाँ पे, मालवा में था इसका शासन। ये तो क्या
सिर्फ हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वल्लभी, है ना। तो ये मध्य प्रदेश में कहाँ, मालवा में था, 6वीं से 8वीं शताब्दी तक। और इसका अभिलेख कहाँ पे, नवगवा कहाँ पे, रतलाम में, है ना। इसका क्या आपसे बस अभिलेख बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे, नवगवा रतलाम में। और प्रथम कौन है, भट्टार्क शिलादित्य, और अंतिम कौन है, धूपसेन, है ना। बस आपसे यही पूछेंगे कि प्रथम कौन है, भट्टार्क शिलादित्य, और अंतिम है ध्रुवसेन, है ना। उसके बाद वर्धन वंश कहाँ पे था, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में वर्धन वंश था। ये कब था, 7वीं सदी में इसका शासन था। और ये कहाँ पे, इसका बैतूल में भी शासन था, है ना। उसके बाद राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश क्या है, बैतूल व मालवा के अंतर्गत था। और प्रथम कौन थे, नन्नराज। और उसके बाद अंतिम कौन थे, इंद्र चतुर्थ। और ये कहाँ, कब था इनका शासन, 7वीं से 9वीं शताब्दी तक। कब था, 7वीं से 9वीं शताब्दी। तो हमारा आज क्या, गुप्तोत्तर काल कंप्लीट हो गया पूरा। जो जितने भी हमने वंश है जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं गुप्तोत्तर काल में, वो हमने कंप्लीट कर लिया। जिसमें हम एक बार देख लेते हैं। ओलिकर वंश के बारे में पढ़ लिया, है ना। ओलिकर वंश के बाद हमने सेल वंश पढ़ लिया, है ना। सेल वंश के बारे में बाद हमने परिभ्रांजक वंश पढ़ लिया। परिव्रांजक के बाद हमने पांडु वंश पढ़ लिया। पांडु वंश के बाद मोखरी वंश पढ़ लिया। मोखरी के बाद हमने वर्धन पढ़ लिया। वर्धन के बाद हमने वल्लभी पढ़ लिया। वल्लभी के बाद हमने राष्ट्रकूट पढ़ लिया, है ना। तो ये जो हमारे मौर्य गुप्तोत्तर काल में जो भी जितने भी वंश हैं हमारे, उसमें से बस 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ओलिकर वंश है और एक सेल वंश, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इससे क्या एवरेज क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन पूछते हैं। और इन दोनों से तो कंफर्म है कि क्वेश्चन पूछते ही, है ना। तो आज हमारा क्या गुप्तोत्तर काल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारे कलचुरी वंश है, चंदेल वंश है, ये वंश देखेंगे।